नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्विक नॉलेज में। आज के वीडियो में हम जनरल साइंस के काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर पे हमने एक वीडियो बना रखा है, उसमें हमने कुछ टॉपिक को डिस्कस किया हुआ था। इस वीडियो में हम उसके आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। साथ ही हम उस वीडियो में जो पढ़े हैं उसको भी रिविज़न करते हुए चलेंगे। तो लेट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में क्या पढ़ा है उसको रिवीजन करते हैं और उसके बाद स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और साइंस को एक नए तरीके से समझिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने सबसे पहले डिस्कस किया था एसिड और बेस के कुछ बेसिक टर्म को। सबसे पहले हमने बात किया था कि एसिड सावर इन टेस्ट, यानी टेस्ट में स्वाद में खट्टा होता है और वो क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देता है, यानी नीला लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र में बदल देता है जब लिटमस पेपर को एसिड सॉल्यूशन में डाला जाता है। ये हमने एसिड के कुछ बेसिक टर्म को जाना था, इसमें हमने काफ़ी डिस्कस भी किया था। उसके बाद हमने बेस के बारे में जाना था। बेस में हमने बताया था कि बेस बिटर इन टेस्ट, यानी कड़वा होता है स्वाद में। वह रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि लाल लिटमस पत्र को नीला लिटमस पत्र में बदल देता है। ये हमने एसिड बेस के कुछ बेसिक टर्म को देखा था। उसके बाद हमने जाना था इंडिकेटर के बारे में कि इंडिकेटर क्या होता है। ऐसा सब्सटेंस होता है, ऐसा मटेरियल होता है जो कि इंडिकेट करता है, जो कि हमें बताता है कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। हमने बहुत सारे इंडिकेटर के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर था लिटमस, जो कि एक प्रकार का नेचुरल इंडिकेटर था। हमने इसके बारे में काफ़ी डिस्कस किया था। हमने बताया था कि यह पर्पल कलर का होता है, इसका नेचुरल कलर पर्पल होता है। साथ ही हमने डिस्कस किया था कि लिटमस पेपर लिचेन प्लांट से निकाला जाता है, जो कि एक हेलोफाइटा समूह का प्लांट है। उसके बाद हमने एक और नेचुरल इंडिकेटर के बारे में बताया था, जो कि हल्दी यानी टर्मरिक था। इसके बाद हमने साइंटिफिक इंडिकेटर के बारे में भी डिस्कस किया था, दो साइंटिफिक इंडिकेटर, मिथाइल ऑरेंज और फेलप्थेनिल। फिर हमने डिस्कस किया था ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के बारे में, यानी गंधीय सूचक, जो कि अपने गंध से बताता है कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। इतना डिस्कस किया था हमने। हर एक टॉपिक के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी देखा था। उसके बाद हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट 2-3 रिएक्शन डिस्कस किए थे। जैसे कि पहला रिएक्शन हमने डिस्कस किया था कि एसिड जब मेटल से रिएक्ट कराता है तो क्या होता है। एसिड जब मेटल से रिएक्ट करता है तो उसमें लवण यानी सॉल्ट बनता है और उससे हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, यह हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। इससे एक प्रश्न भी डिस्कस किया हुआ था। इसके बाद हमने एक और इक्वेशन डिस्कस किया था, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। दोनों में कोई भी एसिड से जब रिएक्ट कराता है तो वह सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है। तो ये हमने डिस्कस किया था। बोला था कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यह क्या होता है, जब एसिड बेस आपस में रिएक्ट करता है तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हुए सॉल्ट का निर्माण करते हैं और वाटर बनता है। तो इसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसके बारे में भी हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था। उसके बाद हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताया था कि मेटल ऑक्साइड होता है वो बेसिक इन नेचर होता है, जबकि नॉन मेटल ऑक्साइड होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है। क्योंकि हमने एक इक्वेशन दिखाया था कि मेटल ऑक्साइड जब एसिड से रिएक्ट करता है तो वह वही प्रोडक्ट देता है जो कि एसिड और बेस रिएक्ट करने, मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है वही प्रोडक्ट बनता है इसमें जब मेटल ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करता है। इसका मतलब है कि मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर है। तो इतना हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने डिस्कस किया था डाइल्यूशन यानी तनुकरण। तनुकरण में हमने बताया था कि एसिड और बेस की कंसंट्रेशन को कम करने के लिए, उसमें H+ आयन और OH- आयन के कंसंट्रेशन को कम करने के लिए उसमें वाटर मिक्सिंग किया जाता है। उसी को डाइल्यूशन कहा जाता है। उससे क्या होता है, उसका स्ट्रॉन्ग जो एसिड होता है वह थोड़ा वीक हो जाता है। यह हमने डाइल्यूशन में डिस्कस किया हुआ था। उसके बाद हमने यह बात किया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, वीक बेस क्या होता है। जो एसिड वाटर में ज़्यादा H+ आयन देता है वह स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जबकि जो एसिड कम H+ आयन देगा वह वीक एसिड हो गया। जो बेस ज़्यादा OH आयन देगा वह स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, जबकि जो बेस वाटर में कम OH आयन देगा वह वीक बेस हो गया। पर एक बात यहाँ पे बताया था कि सारे बेस वाटर में नहीं घुलते हैं। कुछ लिमिटेड बेस हैं जो कि वाटर में घुलते हैं, जिसको स्पेशल नाम दिया गया है। वह क्या था स्पेशल नाम? अल्कली। जो बेस वाटर में घुलते हैं उसको अल्कली कहते हैं, यह भी हमने बताया था।
उसके बाद हमने डिस्कस किया था पीएच स्केल। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट था, इसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल से चर्चा किया था। इसको हम सेपरेट वीडियो करके भी अपलोड किए हुए हैं, आप इसको ज़रूर देखिएगा। पीएच स्केल काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पीएच स्केल को हमने डिटेल से बताया था, जिसमें हमने बोला था पीएच में पी का फुल फॉर्म होता है पोटेंस, जो कि एक जर्मन वर्ड है जिसका अर्थ होता है पावर यानी शक्ति, और एच का अर्थ होता है हाइड्रोजन, यानी पीएच का मतलब हो गया पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच से हम हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन को नापते हैं। हमने बात किया था कि जी इंडिकेटर की सहायता से तो हम सब्सटेंस का एसिडिक है कि बेसिक है ये पता लगा पाते हैं, पर कितना एसिडिक है कितना बेसिक है, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक बेस है, यह नहीं पता लगा पाते थे। इसके लिए हमने पीएच स्केल बनाया, जो कि काफ़ी इंडिकेटर की सहायता से बनाया गया था। इतना सारा हमने पीएच के बारे में डिस्कस किया था। साथ ही हमने डिस्कस किया था पीएच स्केल पे कि यह 0 से 14 रेंज तक होता है। 7 मिडिल में होता है, जो कि न्यूट्रल सॉल्यूशन को इंडिकेट करता है। 7 से नीचे के टर्म एसिडिक सॉल्यूशन को इंडिकेट करते हैं। 7 से 14 तक बेसिक सॉल्यूशन को इंडिकेट करते हैं। 7 से जितना नीचे जाएंगे उतना स्ट्रॉन्ग एसिड को इंडिकेट करता है, जबकि 7 से जितना ऊपर जाएंगे वह स्ट्रॉन्ग बेस को इंडिकेट करता है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ था, जिसे हमने काफ़ी डिटेल से और अच्छे से समझा था। आज इसके आगे हम डिस्कस करेंगे, तो चलिए आज के पहले टॉपिक को डिस्कस करते हैं। टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, यानी हमारे दैनिक जीवन में पीएच की क्या इम्पोर्टेंट है उसको डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। सबसे पहला चीज़ है जो हमारा ब्लड है, यानी हमारा रक्त यानी खून है, जो उसका पीएच कितना होता है 7.4। आप तो यहाँ पे देख रहे हैं 7 से हल्का सा ज़्यादा है, 7.4 है, यानी कि यह हमारा जो ब्लड है वह स्लाइटली बेसिक होता है। इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। 7.4 आपको ध्यान में रखना है, हमारा ब्लड का पीएच 7.4 होता है। दूसरा है कि हमारा जो बॉडी है वह सुचारू रूप से कुछ नैरो पीएच रेंज में ही वर्क करता है। कितना रेंज होता है 7 से 7.8 पीएच के बीच ही हमारा बॉडी, हमारा शरीर सुचारू रूप से कार्य करता है। इससे भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपको ध्यान में रखना है। अगला है, जब जो वर्षा का जल होता है उसका पीएच 5.6 से कम हो जाए तो उस वर्षा को एसिड रेन कहा जाता है। एसिड रेन कब होता है, जब रेन का पीएच 5.6 से कम हो जाए तो उसको एसिड रेन कहेंगे। तो आपको ध्यान में रखना है एसिड रेन कब होगा, जब पीएच 5.6 से कम हो जाए। तो अगला है एटमॉस्फेयर ऑफ वेनस, यानी कि शुक्र का वायुमंडल किससे बना है, तो वह सल्फ्यूरिक एसिड के सफ़ेद और पीले बादलों से बना हुआ है। तो यह आपको ध्यान में रखना है, जो कि वेनस यानी शुक्र का जो वायुमंडल एटमॉस्फेयर है वह सल्फ्यूरिक एसिड के मोटे सफ़ेद और पीले बादलों से बना हुआ है। अगला है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो स्टोमक है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है। HCl एसिड रिलीज करता है हमारा स्टोमक। इस एसिड का यूज पाचन क्रिया यानी डाइजेशन में होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि हमारा स्टोमक कौन सा एसिड रिलीज करता है, तो हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा एसिड पाचन क्रिया में प्रयोग होता है, तो हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और अक्सर आते हैं, इसीलिए आपको ध्यान में रखना है। टूथ डीके मतलब दांतों का सड़न कब स्टार्ट हो जाता है, जब माउथ का पीएच, हमारे मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाए। यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो जाइएगा। 5.6 से कम तो एसिड रेन कहलाएगा, 5.5 से कम तो हमारा दांतों का सड़ना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि टूथ डीके स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए हम टूथपेस्ट का प्रयोग करते हैं, जो कि बेसिक इन नेचर होता है। वह क्या करता है, हमारे माउथ के पीएच को बढ़ा देता है, जिससे कि टूथ डीके यानी दांतों का सड़न ना हो। एक बात ध्यान में रखना है कि जो टूथ इनेमल है, हमारा टूथ इनेमल वह बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है। वह किससे बना होता है, वह बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट से। तो ये आपको ध्यान में रखना है, हमारा टूथ इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ है, जो कि बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है। जब मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाए तो टूथ डीके स्टार्ट हो जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए इससे देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। मानव शरीर का पीएच स्तर होता है, द ह्यूमन बॉडी वर्क्स बिटवीन द पीएच रेंज ऑफ, मतलब कितने पीएच रेंज के बीच हमारा बॉडी
कार्य करता है। तो हमने सबसे पहले डिस्कस किया हमारा बॉडी 7 से 7.8 pH रेंज के बीच कार्य करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दांतों का सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का pH से कम हो जाता है। मतलब टूथ डीके कब स्टार्ट होता है? जब माउथ का pH कितना से कम हो जाए। अभी जस्ट डिस्कस किए हैं मुंह का pH जब 5.5 से कम हो जाए तो टूथ डीके स्टार्ट हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला टॉपिक देखते हैं, सम नेचुरली ऑकरिंग एसिड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला विनेगर यानी सिरका, वह कौन सा एसिड से बना होता है? तो एसिटिक एसिड से बना होता है। आपसे पूछेगा कि विनेगर यानी सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि विनेगर कौन सा एसिड से बना होता है, तो आपको ध्यान में रखना है विनेगर एसिटिक एसिड से बना होता है। अगला है ऑरेंज यानी संतरा। संतरा में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो साइट्रिक एसिड संतरा में पाया जाता है। इमली, अंगूर और कच्चा आम, इन तीनों में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है इमली, अंगूर और कच्चा आम में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। अगला है टमाटर और पालक। टमाटर और पालक में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। पालक में कौन सा एसिड पाया जाता है, ये अक्सर पूछा जाता है, इसीलिए खास तौर पर इसको ध्यान में रखना है कि टमाटर और पालक में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। पूछा जाएगा खट्टा दूध या दही में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो लैक्टिक एसिड पाया जाता है। लेमन, नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो साइट्रिक एसिड पाया जाता है। एप्पल, एप्पल में कौन सा एसिड पाया जाता है? मैलिक एसिड पाया जाता है। जब चींटी डंक मारता है तो वह कौन सा एसिड छोड़ता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। जब चींटी डंक मारता है तो मिथेनोइक एसिड छोड़ता है, इसीलिए जलन होता है। काफ़ी कम मात्रा में छोड़ता है, इसीलिए हमको पता नहीं चलता है, पर वह मिथेनोइक एसिड छोड़ता है। उसी मिथेनोइक एसिड को ही फॉर्मिक एसिड बोला जाता है। एक कॉमन नेम है तो एक IUPAC नेम है। यह क्या होता है हम ऑर्गेनिक चैप्टर में डिटेल से देखेंगे। नेटल का डंक होता है, नेटल स्टिंग होता है, इसमें भी वह मेथेनोइक एसिड छोड़ता है जिसे फॉर्मिक एसिड भी बोला जाता है। बी स्टिंग, मधुमक्खी का डंक, जब मधुमक्खी डंक मारता है तो वह एसिड छोड़ देता है। ये आपको ध्यान में रखना, जब मधुमक्खी डंक मारता है तो वह एसिड छोड़ देता है, जिसके कारण से जलन का एहसास होता है। उस जगह पे हम वह एसिड छोड़ता है तो लाजमी है कि हम उस जगह पे हम कुछ बेसिक का प्रयोग करेंगे, तब जाके हमारा जलन कम होगा। तो हम प्रयोग करते हैं बेकिंग सोडा, जो कि बेसिक इन नेचर होता है, जिससे हमें रिलीफ महसूस होता है। चलिए देखते हैं इस टॉपिक पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पहला ही क्वेश्चन है, मधुमक्खी के काटे जाने पर इनमें से कौन सी चीज आपको राहत देने के लिए उपयोग की जाती है? Which of the following is used to get relief when you have been stung by a honey bee? तो आप अभी डिस्कस किए हैं, आप बताइए कौन सा होगा। तो इसका आंसर सही हो जाएगा बी, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो कि बेसिक इन नेचर होता है, वह एसिड को न्यूट्रल कर देता है, इसीलिए हम बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। तो आंसर हो जाएगा बी, बेकिंग सोडा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका उपयोग सिरका तैयार करने के लिए किया जाता है? यानी कि विनेगर किस चीज़ से बनता है, कौन सा एसिड से बनता है? तो अभी हमने डिस्कस किया था विनेगर एसिटिक एसिड से बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, एसिटिक एसिड। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है? रेड आंट में कौन सा अम्ल, कौन सा एसिड पाया जाता है? तो हमने डिस्कस किया था कि लाल चींटियों में फॉर्मिक एसिड यानी जिसे मिथेनोइक एसिड भी बोलते हैं पाया जाता है। दोनों ऑप्शन एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, कहीं कहीं फॉर्मिक एसिड दिया रहता है तो कहीं कहीं मिथेनोइक एसिड दिया रहता है, इसलिए आप दोनों को ध्यान में रखेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, फॉर्मिक एसिड। विनेगर इज द कॉमन नेम ऑफ, सिरके का रासायनिक नाम है ये। तो हमने अभी डिस्कस किया कि सिरका क्या चीज़ से बना होता है, विनेगर किस एसिड से बना होता है? तो एसिटिक एसिड से बना होता है। तो इसका आंसर सिंपली हो जाएगा ए, एसिटिक एसिड। चलिए आगे देखते हैं इस चैप्टर का अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, सॉल्ट। सॉल्ट आपने देखा होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था, उसमें बताया था कि एसिड बेस रिएक्ट करता है तो सॉल्ट का निर्माण करता है। पर आपको यह ध्यान में रखना है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेगा तो दोनों आपस को न्यूट्रलाइज कर देगा,
तो उसमें क्या होगा, जो सॉल्ट बनेगा वह न्यूट्रल होगा, यानी कि उसका pH 7 होगा। मगर जब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वीक बेस, दोनों में कोई एक वीक होगा तो जो स्ट्रॉन्ग होगा उसी का नेचर से सॉल्ट बनेगा। जैसे कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस रिएक्ट करता है तो क्या होगा, एसिडिक इन नेचर होगा जो सॉल्ट बनेगा। और इसी का उल्टा अगर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड रिएक्ट करता है तो जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक इन नेचर होगा। काफ़ी कॉमन चीज़ है, जैसे कि NaCl एग्जाम्पल दी है। वह NaCl क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस जब आपस में रिएक्ट करता है तो बनता है, इसीलिए NaCl का pH 7 होता है। HCl जब रिएक्ट करता है NaOH से, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो न्यूट्रलाइजेशन होकर सॉल्ट बनता है। वह कौन सा सॉल्ट होता है, NaCl होता है, जिसका pH 7 होता है। तो NaCl क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड। यह वह सॉल्ट है जिसका प्रयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। तो आपको ध्यान में रखना कि हम खाने में कौन सॉल्ट का प्रयोग करते हैं, सोडियम क्लोराइड। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NaCl। तो चलिए देखते हैं इस पे एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुका है। NaCl एक लवण है जो बनता है। सिंपली पूछ रहा है NaCl इज अ सॉल्ट विच इज मेड अप ऑफ, क्या होगा, क्या क्या ऑप्शन है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, वीक एसिड और वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। तो आप जानते हैं NaCl न्यूट्रल इन नेचर होता है, यानी कि न्यूट्रल सॉल्ट है, तो यह स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना होगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। काफ़ी लोग इस टॉपिक को, इस चैप्टर को पढ़ने के दौरान छोड़ देते हैं, पर आपको ध्यान में रखना है कि इस टॉपिक से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। काफ़ी बेसिक प्रश्न होते हैं पर हम एग्जाम में छोड़ के आते हैं, इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा। क्लोर अल्कली प्रोसेस, क्लोर क्षार प्रक्रिया। इसमें क्या होता है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl, यानी कि NaCl जो पानी में घुला हुआ रहता है उसे एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl कहते हैं। इसी को ब्राइन कहा जाता है, यानी लवण जल। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान में रखना है। एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl को ब्राइन यानी लवण जल कहा जाता है। क्लोर अल्कली प्रोसेस में क्या होता है, NaCl सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करवाया जाता है और उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। तो इसका इक्वेशन देख लेते हैं। NaCl जब H2O यानी वाटर में घुला और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाया गया तो क्या बना, NaOH बना, क्लोरीन गैस निकला और हाइड्रोजन गैस निकला। इस तरह के केमिकल इक्वेशन में जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाया जाता है तो आप देखेंगे कि एक तरफ एनोड रड होता है, एक तरफ कैथोड रड होता है। तो आपको ध्यान में रखना है जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है नियर द कैथोड होगा, मतलब कैथोड रोड के करीब होगा। दूसरा क्लोरीन गैस जो कि एनोड से रिलीज होगा। तीसरा हाइड्रोजन गैस जो कि कैथोड से रिलीज होगा। NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग कहाँ होता है, सोप एंड डिटर्जेंट में होता है। ये काफ़ी बेसिक है, आपको ध्यान में होने चाहिए। तो चलिए इसमें देखते हैं कि इससे कौन कौन से प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चन है। जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के मध्य से बिजली पारित होती है तो कौन सा उत्पाद बनता है, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। अभी हमने डिस्कस किया कौन सा प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न है व्हाट इज ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन विलयन क्या है। अब जानते हैं कि NaCl सॉल्ट है और वाटर में घोला गया NaCl को क्या कहा जाता है, ब्राइन कहा जाता है। तो यहाँ पे एक्सेस सॉल्ट प्लस वाटर यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण के बारे में पढ़ते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये होता है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला, आपको ध्यान में होना चाहिए। एक क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि कौन सा गैस का प्रयोग ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है। तो क्लोरीन गैस का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर के उत्पादन के लिए होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। साथ ही आपको ये भी ध्यान में रखना है जब ब्लीचिंग पाउडर को आप वाटर में डिजोल्व करेंगे, वाटर में घोलेंगे तो भी कौन सा गैस निकलेगा ये भी पूछ लिया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, जब ब्लीचिंग पाउडर को वाटर में घोला जाता है तो क्लोरीन गैस ही रिलीज करता है। क्लोरीन गैस का प्रयोग उसको बनाने में भी होता है और जब उसको वाटर में घोला जाता है तो क्लोरीन गैस रिलीज करता है। इसका यूज क्या है, इसका प्रयोग क्या है, ब्लीचिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यह। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, हम ये केमिकल रिएक्शन में आपको डिटेल से बताएंगे। सिंपली बता देते हैं, जो सब्सटेंस के कारण दूसरा सब्सटेंस रिड्यूस हो, रिडक्शन हो, उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। पीने वाले पानी को जीवाणुओं यानी जर्म से मुक्त करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पीने वाले पानी को जर्म से मुक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। ये आप अपने दैनिक जीवन में भी देखे होंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस टॉपिक से इंपॉर्टेंट प्रश्न को। विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पे कौन सा गैस निष्कासित होता है? विच गैस रिलीज व्हेन ब्लीचिंग पाउडर इज एडेड टू वाटर? ब्लीचिंग पाउडर को पानी में डालने से कौन सा गैस रिलीज होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्लोरीन। किसका उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? अभी हमने डिस्कस किया कि पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, ब्लीचिंग पाउडर। हमने ब्लीचिंग पाउडर के बारे में जाना, आगे देखते हैं बेकिंग सोडा के बारे में। इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आपको ध्यान में रखना है बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। इसका केमिकल इक्वेशन आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। एक टर्म है जिसमें कि मैक्सिमम लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। मैक्सिमम लोग समझते हैं कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर एक चीज़ है, पर आप इस कन्फ्यूजन में नहीं रहिएगा। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर सेम चीज़ नहीं है। बेकिंग पाउडर मिक्सचर है बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड का। तो इस बात का खास तौर पे ध्यान रखना है आपको कि बेकिंग पाउडर मिक्सचर है किसका? बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड का। इससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं बेकिंग सोडा का यूज। इसका प्रयोग हम कुकिंग में करते हैं, ये आपको पता होगा। बेसिक इन नेचर होता है। इसका प्रयोग एंटी एसिड के रूप में होता है। यहाँ पे टर्म आया एंटी एसिड। यह क्या होता है? यह एक प्रकार का सब्सटेंस है जो कि रिड्यूस करता है टू मच एसिड को, स्पेशली इन स्टोमक। क्या होता है, चलिए इसको सिंपल वे में समझते हैं। जैसे कि आप कहीं पार्टी उटी में गए, वहाँ पे आपने ज़्यादा खाना खा लिया, जिससे कि आपको एसिडिटी हो जाता है स्टोमक में। पेट में एसिडिटी हो जाता है, यानी कि पेट में जलन सा महसूस होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका स्टोमक का एसिड लेवल बढ़ जाता है, जिससे कि जलन का एहसास होने लगता है। इसके लिए हम किसी बेस का प्रयोग करेंगे जिससे कि पेट का एसिड का लेवल कम हो। बेकिंग सोडा बेसिक इन नेचर होता है, इसलिए इसका प्रयोग हम एंटी एसिड में करते हैं। यह क्या करता है? स्टोमक के एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे कि हमें काफ़ी रिलीफ महसूस होता है। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि बेकिंग सोडा एंटी एसिड है। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसका प्रयोग किया जाता है। पावरोटी या केक बनाने में भी बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा को हीट करने पर क्या होता है? CO2 प्लस H2O प्लस सोडियम साल्ट ऑफ एसिड बनता है। यहाँ पे CO2 बनता है। CO2 का भी यूज होता है। CO2 गैस से क्या होता है आपको ध्यान में रखना है। CO2 गैस के कारण पावरोटी या केक फूल जाता है तथा इसमें यह मुलायम एवं स्पंजी हो जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए इस टॉपिक से आए हुए पिछले वर्षों के प्रश्नों पर नजर डालते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गैसों में से किसकी वजह से ब्रेड या केक फूलता है और नरम एवं सुगंधित हो जाता है? अभी जस्ट ही डिस्कस किए कि CO2 गैस के कारण ब्रेड और केक फूलता है और स्पॉन्जी हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, CO2। अगला प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट है। क्या बेकिंग सोडा रासायनिक रूप से बेकिंग पाउडर से अलग होता है? आपसे पूछ रहा है क्या बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर से अलग होता है? तो अभी हमने डिस्कस किया कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर कैसे अलग होता है। बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड का मिक्सचर होता है। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं वॉशिंग सोडा यानी धोने का सोडा के बारे में। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2। ध्यान दीजिएगा, वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। यहाँ पे आपको खास तौर पर 10H2O को ध्यान में रखना है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वॉशिंग सोडा में वाटर का कितना मॉलिक्यूल होता है। तो आपको ध्यान में रखना है वॉशिंग सोडा में 10 मॉलिक्यूल होता है वाटर का। इसका यूज देख लेते हैं। यूज होता है इंडस्ट्रीज में, मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स। बोरेक्स के मैन्युफैक्चर में इसका यूज होता है।
क्लीनिंग में यूज होता है। इट इज यूज्ड इन रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। मतलब है कि जल के अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए वॉशिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। आगे है जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। क्या होता है जिप्सम का फॉर्मूला? CaSO4.2H2O। आगे देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम को 373 केल्विन में गर्म करने पर यह वाटर मॉलिक्यूल को लूज करता है और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी कि CaSO4.2H2O बनता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4.2H2O। जबकि जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4.2H2O। वहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, यहाँ पे हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है। इसको ध्यान में रखना है। तो चलिए देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग। इसका उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। आप देखते होंगे कि डॉक्टर जब बोन फ्रैक्चर होता है तो उसको प्लास्टर करते हैं। प्लास्टर क्यों किया जाता है? बोन को कुछ समय के लिए स्थिर रखने के लिए, ताकि वह सही से जुड़ सके। उस प्लास्टर में किसका प्रयोग होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। खिलौना बनाने, सतह को चिकना करने, जैसे कि आप अपने घरों में देखे होंगे, सतह को चिकना करने के लिए भी प्लास्टर का प्रयोग होता है। तो चलिए इस टॉपिक पर देखते हैं पिछले वर्षों के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वॉशिंग सोडा? वॉशिंग सोडा में कितने वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं? इस टॉपिक के स्टार्टिंग में ही बताए थे कि आपको वाटर मॉलिक्यूल में विशेष तौर पे ध्यान रखना है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। हमने डिस्कस किया था कि वॉशिंग सोडा में 10 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा D 10। एम्फोर्टिक ऑक्साइड, इस चैप्टर में हमने डिस्कस किया हुआ है कि मेटेलिक ऑक्साइड होता है वह बेसिक इन नेचर होता है, जबकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होता है वह एसिडिक इन नेचर होता है। पर यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है। कुछ मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं जो कि बेसिक नेचर तो होते ही हैं, साथ ही वो एसिडिक नेचर भी शो करते हैं। बोलने का अर्थ है कि कुछ ऐसे मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं जो कि एसिडिक और बेसिक नेचर दोनों शो करते हैं। उस तरह के मेटेलिक ऑक्साइड को एम्फोर्टिक ऑक्साइड बोला जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि एम्फोर्टिक ऑक्साइड और इससे मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं जो कि एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर दोनों शो करते हैं। वैसे मेटेलिक ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर का निर्माण करते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है एम्फोर्टिक ऑक्साइड ऐसे और मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं जो कि एसिडिक और बेसिक नेचर दोनों शो करते हैं। एम्फोर्टिक ऑक्साइड के एग्जाम्पल हो जाएंगे अल्मुनियम ऑक्साइड। अल्मुनियम ऑक्साइड एम्फोर्टिक ऑक्साइड का एग्जाम्पल है, साथ ही जिंक ऑक्साइड। तो आपको एल्युमिनियम ऑक्साइड को खास तौर पर ध्यान में रखना है क्योंकि इससे प्रश्न काफी बनते हैं। अगला टॉपिक है एक्वा रेजिया, जिसे रॉयल वाटर भी बोला जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन द रेशियो ऑफ 3:1, उसको एक्वा रेजिया बोला जाता है, यानी रॉयल वाटर बोला जाता है। यह काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाता है, यह गोल्ड को भी डिजोल्व कर सकता है। इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि यह गोल्ड और प्लेटिनियम जैसे धातु को भी डिजोल्व कर सकता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इन टॉपिकों से प्रीवियस ईयर में आए प्रश्नों को। ऐसे कौन सी धातु ऑक्साइड है जो अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी प्रतिक्रिया करते हैं? ऐसे मेटल ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं, तो कौन सा हो जाएगा? अभी हमने डिस्कस किया कि एम्फोर्टिक ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड है जो कि एसिडिक और बेसिक नेचर दोनों शो करते हैं और वो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करके सॉल्ट का निर्माण करते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए, एम्फोर्टिक ऑक्साइड। एक्वा रेजिया इज अ मिक्सचर ऑफ फॉलोइंग इन द रेशियो 1:3 बाय वॉल्यूम। किसका 1:3 में होता है? तो यहाँ पे 1:3 दिया है। हमने डिस्कस किया HCl और HNO3 का रेशियो होता है कितना? 3:1। यहाँ पे 3 HCl का है और HNO3 का 1 है, तो यहाँ पे 1:3 दिया है, इसलिए कंफ्यूजन ना होना। HNO3 पहले होगा, HCl बाद में होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कौन? HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेशन HCl। अभी हमने डिस्कस कर चुके हैं एंटासिड के बारे में, जो कि एसिडिटी को कम करता है स्टोमक का। कि इसके एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए थे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड,
यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी एंटासिड का एग्जाम्पल है। बेकिंग सोडा के बारे में हमने तो डिस्कस किया हुआ है, तो आपको ध्यान में रखना है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। यह एक प्रकार का एंटासिड है। चलिए इस चैप्टर के कुछ अनइम्पोर्टेंट पॉइंट को भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट है H2SO4 सॉल्यूशन इज यूज्ड इन लीड स्टोरेज बैटरी। आपको ध्यान में रखना है लीड स्टोरेज बैटरी में कौन सा एसिड का प्रयोग किया जाता है, तो H2SO4 एसिड का प्रयोग किया जाता है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज ऑयल ऑफ विट्रियोल। तो आपको ध्यान में रखना है ऑयल ऑफ विट्रियोल किस एसिड को कहा जाता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को म्यूरिएटिक एसिड भी कहा जाता है, एसिडम सैलिस भी कहा जाता है और स्प्रिट्स ऑफ सॉल्ट भी कहा जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को म्यूरिएटिक एसिड, एसिडम सैलिस और स्प्रिट्स ऑफ सॉल्ट भी कहा जाता है। ये था हमारा वीडियो एसिड, बेस और सॉल्ट पे। उम्मीद है आपको काफ़ी पसंद आया होगा और इस चैप्टर में कहीं भी आपको डाउट नहीं बचा होगा। कुछ टॉपिक है जैसे एसिड को स्ट्रॉन्ग से वीक में अरेंज करने का, ये टॉपिक हमने इस चैप्टर पे डिस्कस नहीं किया, इसको हम ऑर्गेनिक में डिस्कस करेंगे। बाकी हमने सारे टॉपिक को लगभग डिस्कस किया हुआ है, काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया। उम्मीद है आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इस चैप्टर का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको इस चैप्टर का PDF मिल जाएगा। आप वीडियो को अच्छे से एक बार और देखिए और PDF से रिवीजन कर लीजिए, आपको पूरा चैप्टर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आया हो और आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में साइंस के एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।